इस बात पर लगी हैं कि आप तीसरी बार फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे, हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे? किस छत्तीसगढ़ की राजनीति उबल रही थी। 2003 विधानसभा चुनाव बहुत करीब थे और सीएम पद के प्रबल दावेदार थे दिलीप सिंह जुदेव। पर्यावरण और वन राज्य मंत्री दिलीप सिंह जुदेव, जो कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं, उन पर आज सनसनीखेज तरीके से घूस लेने का आरोप लगा है। रमन सिंह जुदेव के विवाद से पैदा हुई राजनीतिक शून्य को भरने वाले छत्तीसगढ़ के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। लेकिन डॉक्टर रमन ने सारे पॉलिटिकल पंडितों को गलत साबित करते हुए वोरा जैसे दिग्गज को 26,000 वोटों से हराकर जीत हासिल की। राजनीति का कोई मामूली नाम नहीं है। ये एक ऐसे नेता है जिसने 15 साल तक एक राज्य की बागडोर को संभाला। ये वो डॉक्टर है जो सनीचर डॉक्टर कहलाता था और फिर बन गया चाऊर वाले बाबा। नाम है डॉक्टर रमन सिंह। देखिए, सवाल ये नहीं है कि वो जीते, सवाल ये है कि वो छत्तीसगढ़ में इतनी लंबी पारी खेल कैसे गए। एक तरफ 1 रुपए किलो चावल की स्कीम से गरीबों का पेट भरा, तो दूसरी तरफ उसी स्कीम में 36,000 करोड़ का नान घोटाला क्यों हुआ। नान घोटाले की डायरी में दर्ज सीएम मैडम आखिर कौन थी? वो कौन सा सियासी जादू था जिसने उन्हें मोतीलाल वोरा जैसे दिग्गज पर जीत दिलाई? लेकिन वही जादू किसानों के एक आंदोलन के सामने क्यों टूट गया? और सबसे बड़ा सवाल, आज जब वो विधानसभा अध्यक्ष के संवैधानिक कुर्सी पर है, तो क्यों कहा जा रहा है कि विष्णुदेव साय केवल एक डमी मुख्यमंत्री है? क्या डॉक्टर रमन सिंह आज भी पर्दे के पीछे से पूरे छत्तीसगढ़ का रिमोट कंट्रोल थामे हैं? कहानी छत्तीसगढ़ की माटी से शुरू होती है। ये नेता दिल्ली के कॉरिडोर से नहीं निकला, बल्कि कवर्धा के बाजारों और गांवों से निकला। जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1952 को। रमन सिंह के पिता ठाकुर विघ्नहरण सिंह जाने माने वकील और किसान थे और माता सुधा सिंह गृहिणी थी। उनका बचपन ग्रामीण और कानूनी पृष्ठभूमि के मिश्रण में बीता। रमन सिंह ने रायपुर से आयुर्वेदिक चिकित्सा की डिग्री ली। उनकी पहली राजनीतिक पूंजी उनका पेशेवर जीवन बना और 23 साल की ही उम्र में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। लेकिन यहीं से बनती है इनकी पहली उपाधि। डॉक्टर रमन ने देखा कि गरीब आदिवासी, गरीब मजदूर इलाज के पैसे नहीं दे पाते थे, तो इन्होंने तय किया कि हर शनिवार उनका क्लिनिक गरीबों के लिए मुफ्त होगा। कोई फीस नहीं, बस इलाज। जनता ने उन्हें नाम दिया सनीचर डॉक्टर। सोचिए, राजनीति में आने से पहले ही जनता ने उन्हें सेवा का सर्टिफिकेट दे दिया था। अब शुरू होता है असली किस्सा। 70 के दशक में जनसंघ से जुड़े 1983 में पार्षद और फिर 1990 से 93 में विधायक बने। लेकिन राजनीति में उनका सबसे बड़ा ब्रेक तब आया जब 1999 में पार्टी ने उन्हें राजनांदगांव से लोकसभा चुनाव लड़ने को कहा। सामने थे कांग्रेस के कद्दावर नेता मोतीलाल वोरा, मगर बीजेपी के अंदर कई लोग इसे रमन सिंह की बलि मान रहे थे। लेकिन डॉक्टर रमन ने सारे पॉलिटिकल पंडितों को गलत साबित करते हुए वोरा जैसे दिग्गज को 26,000 वोटों से हराकर जीत हासिल की और नियति ने करवट ली। हार के बाद मोतीलाल वोरा ने खुद उनसे कहा, रमन, तुम एक अच्छे डॉक्टर हो, लेकिन राजनीति में तुम्हें पता होना चाहिए कि कब जीतना है और कब हारना है। यह तंज रमन सिंह की अपेक्षित जीत की नाटकीयता को दर्शाता है। खैर, इस बड़ी जीत के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें सीधे दिल्ली बुला लिया और दिल्ली में इनाम मिला। वाजपेयी सरकार में डॉक्टर रमन केंद्र वाणिज्य मंत्री, राज्य मंत्री बने। फिर उन्होंने इजराइल, नेपाल, दुबई जैसे देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सनीचर डॉक्टर अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की नुमाइंदगी कर रहा था। रमन सिंह अब दिल्ली में थे, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति उबल रही थी। 2003 विधानसभा चुनाव बहुत करीब थे और सीएम पद के प्रबल दावेदार थे दिलीप सिंह जुदेव। तभी चुनाव से ठीक पहले एक स्टिंग ऑपरेशन वीडियो सामने आया। इस वीडियो में जुदेव को रिश्वत लेते दिखाया गया और
इसी वीडियो में उनका एक ऐसा बयान था जो राजनीतिक इतिहास में आज भी दर्ज है। पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक टेप में जुदेव ने यही शेर पढ़ा था। इस बयान ने बीजेपी की पूरी रणनीति ध्वस्त कर दी। नैतिक दबाव में जुदेव को इस्तीफा देना पड़ा और अब आला कमान को चाहिए था बेदाग चेहरा, और यही वाजपेयी के अटूट भरोसे पर रमन सिंह को चुना गया और छत्तीसगढ़ भेजा गया। उन्हें केंद्र मंत्री पद से इस्तीफा दिलाकर छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी गई। 7 दिसंबर 2003 को उन्होंने शपथ ली। रमन सिंह ने खुद बताया कि वाजपेयी का आदेश था, तुम्हें छत्तीसगढ़ जाना है और उस राज्य को संभालना है। इस तरह रमन सिंह जुदेव के विवाद से पैदा हुई राजनीतिक शून्य को भरने वाले छत्तीसगढ़ के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने, और यहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ का 15 साल का स्वर्ण युग। रमन सिंह ने सत्ता संभालते ही कल्याणकारी राजनीति को अपना हथियार बनाया। इन्होंने देखा कि राज्य की सबसे बड़ी बीमारी भूख और पोषण है। इन्होंने मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना शुरू की, जिसके तहत लाखों गरीब परिवारों को 1 रुपए से लेकर 2 रुपए प्रति किलो चावल मिला। 2013 में इसमें 5 रुपए प्रति किलो की दर से चना भी जोड़ा गया। छत्तीसगढ़ी में चावल को चाउर कहते हैं, और इसी योजना ने उन्हें तीसरी और सबसे बड़ी उपाधि दी, चाउर वाले बाबा। यह सिर्फ चावल तक सीमित नहीं रहा, इन्होंने ई गवर्नेंस में चॉइस जैसी पहल शुरू की, जिसके लिए 2007 में यूएनडीपी पुरस्कार मिला। सरस्वती साइकिल योजना 2004 से 9वीं कक्षा की SC, ST, OBC, BPL बालिकाओं का ड्रॉप आउट रेट कम किया। चरण पादुका योजना से तेंदुपत्ता संग्राहकों को मुफ्त जूते चप्पल मिले। राज्य का बजट 9,000 करोड़ से बढ़ाकर 95,000 करोड़ तक पहुंचाया। IIT, एम्स जैसे संस्थान लाए गए। लेकिन 15 साल की सत्ता बिना दाग नहीं चल सकती थी। यहीं से कहानी के रोमांच में थोड़ा कड़वाहट भूलनी शुरू हुई। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण और जटिल पहलू था नक्सलवाद का मुकाबला। इन्होंने शुरू में कठोर बल प्रयोग का रास्ता चुना। 2006 में सलवा-जुडुम नामक नागरिक मिलिशिया को समर्थन दिया। यह एक अत्यधिक विवादास्पद रणनीति थी, जिस पर मानव अधिकारों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगे, जिसके कारण 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद उन्हें DRG, STF को मजबूत करके विकास को अंतिम समाधान बनाना पड़ा। और फिर आया भ्रष्टाचार का काला अध्याय। डॉक्टर रमन सिंह ने PDS की स्कीम चालू की थी। निसंदेह यह भूख पर सबसे बड़ा प्रहार था, जिसने उन्हें चाउर वाले बाबा का खिताब दिया। लेकिन सवाल यहीं से उठना शुरू हुई। सवाल नान घोटाले में डायरी में दर्ज CM मैडम कौन थी। इसी PDS प्रणाली पर बाद में डॉक्टर रमन सिंह पर छत्तीसगढ़ में 36,000 करोड़ के नान घोटाले का आरोप लगा। जांच के दौरान मिली डायरी में दर्ज CM मैडम शब्द ने विवाद को उनके पारिवारिक घेरे तक पहुंचा दिया। यह उनकी सबसे बड़ी सफलता के नीचे छिपा सबसे बड़ा डाउनफॉल था। उन्होंने अपनी विकास यात्रा के लिए एक लाल रंग की मॉडिफाइड बस का इस्तेमाल किया। आप लगभग लोगों ने देखा होगा, जो उनकी राजनीतिक पहचान बन गई। लेकिन तकनीक के दांव पर विवादित टिप्पणियां भी बहुत आई। विवादित टिप्पणी और ट्रोलिंग। किसानों की आत्महत्या पर इन्होंने एक बार ऐसी टिप्पणी की थी जिसे विपक्ष ने असंवेदनशील बताया। इसके अलावा 55 लाख लोगों को दिए गए मोबाइल फोन स्काई योजना पर उनकी तस्वीर लगी थी, जिसे सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया। मीम्स में सवाल किया गया कि जहां टावर नहीं वहां CM की फोटो वाला फोन क्यों। खैर, परिवार पर जो दाग लगे उनसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्या उनका दामाद और उनका बेटा भी इस सत्ता के खेल में शामिल थे? आलोचकों की माने तो जवाब शायद हाँ है। उनकी सबसे बड़ी विफलता थी भ्रष्टाचार की आंच से अपने परिवार को बाहर ना रख पाना। दामाद पुनीत गुप्ता, उन पर DKS अस्पताल में 50 करोड़ तक की वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा, और बेटा अभिषेक सिंह
उनका नाम भी चीट फंड मामलों और पनामा पेपर्स विवाद से जुड़ा। इन तमाम आरोपों पर भूपेश बघेल ने तंज कसा कि डॉक्टर साहेब से ना तो गाय संभली और ना गवर्नेंस, आपने तो फिर कांड दर्ज कराए। अब आता है 2018 में सत्ता विरोधी लहर। एंटी इनकम्बेंसी ने रमन राज को समाप्त कर दिया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि शुरू होती है। भूपेश बघेल उनके बाद मुख्यमंत्री बने और दोनों के बीच एक्स यानी ट्विटर और मीडिया में सीधा टकराव होता रहा। बहरहाल 2023 में बीजेपी की वापसी के बाद रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर की कुर्सी दी गई। मगर सवाल यह है कि आज जब वो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर है तो क्यों कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री सिर्फ एक डमी है। रमन सिंह की हर चाल मोदी की रणनीति का हिस्सा है। वह वाजपेयी के गुरु मंत्र पर चलते हैं, लेकिन मोदी की मजबूती के साथ खड़े हैं। तो ये कहानी एक नेता की है जिसने संघर्ष किया, राज किया और विवादों से घिरे रहे। उनकी सफलता उनकी योजनाओं में थी और उनका डाउनफॉल उनके परिवार और 36,000 करोड़ के आरोपों में। आज उनकी कहानी दो बड़े सवाल छोड़ जाती है। तो दो बड़े सवाल क्या है? क्या विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी रमन सिंह जैसे महायोद्धा के लिए एक सम्मानजनक और स्थायी राजनीतिक संन्यास है, या फिर जैसा कि राजनीतिक विशेषज्ञ आज भी टिप्पणी करते हैं, क्या यह कुर्सी रिमोट कंट्रोल थामने का एक राजनीतिक पद है, जहां से वह पर्दे के पीछे रहकर भी छत्तीसगढ़ की सत्ता पर नियंत्रण बनाए हुए हैं। तो यही है उस चाउर वाले बाबा की कहानी।